हेलो गाइस, हमने थ्रोट के और आइज़ के डिसऑर्डर पढ़ लिए थे पूरे, और हम अब नोज़ के डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है राइनाइटिस। देखिए राइनाइटिस क्या होता है। राइनाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ योर नेज़ल कैविटी लाइनिंग। इसमें क्या होता है कि अपने जो नेज़ल कैविटी की जो लाइनिंग है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं राइनाइटिस। इट कैन बी एन एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है और किसी अदर को जैसे कि नॉन एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इट कैन बी आल्सो बी इन्फेक्शियस, और किसी इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है जो इन्फ्लामेशन है। एलर्जिक राइनाइटिस कैन अकर व्हेन यूर ब्रीथ इन द एलर्जेंस। जो एलर्जिक राइनाइटिस है मेनली कैसे होता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो अगर हमारे कोई एलर्जिन कंटेन है वो ब्रीथ के थ्रू हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इट कैन आल्सो बी सीजनल, अफेक्टिंग योर सर्टेन टाइम ऑफ ईयर, पेन अफेक्टेड योर थ्रू आउट द ईयर। ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो मेनली हमको सीजनल दिखाई दे सकता है कि किसी समर के अंदर, विंटर के अंदर ही ये हो, और साल के अंदर हमें कई बार भी ये हो सकता है। अब इसमें देखिए कॉजेज़ क्या होते हैं राइनाइटिस के। सबसे पहले हम देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। एलर्जिक राइनाइटिस अकर व्हेन योर इम्यून सिस्टम डिफेक्ट एंड योर एलर्जेंस। एलर्जिक राइनाइटिस कब होता है, जबकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे किससे डिफेक्ट करे, एलर्जेंस से। विच देन ट्रिगर एन एलर्जिक रिएक्शन, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है। दिस सब्सटेंस आर हार्मलेस टू द मोस्ट पीपल। इसमें देखो क्या लिख रहा है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलर्जन सब्सटेंस होते हैं, वो मेनली तो मोस्ट ऑफ पीपल को तो हम के लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन बट इफ़ यू आर एलर्जन टू देम, अगर हमें इस चीज़ की किसी सब्सटेंस से एलर्जी है तो योर बॉडी रिस्पॉन्ड एज इफ़ दे आर वेरी हार्मफुल। तो ये हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। कुछ लोगों के लिए तो ये हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हार्मफुल होता है। योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू द एलर्जेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये योर इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जेंस एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस करती है हमारी इम्यून सिस्टम जो है। दिस लीड्स टू द सर्टेन सेल्स इन द बॉडी रिलीजिंग केमिकल। और ये क्या करती है, एक सर्टेन सेल्स रिलीज़ करती है अपने बॉडी के अंदर केमिकल्स जो इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे क्या होता है हमें जो लाइनिंग थी नेज़ल लाइनिंग उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इंक्लूडिंग वन एज हिस्टामिन, जैसे कि एग्जांपल देखिए हिस्टामिन्स, हमारे जब किसी भी बॉडी में हमारे एलर्जेंस एंटर करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो क्या हिस्टामिन रिलीज करती है जो इन्फ्लामेशन कोज करता है। दिस केसेस ऑफ इवेंट्स कोज द सिम्टम्स ऑफ राइनाइटिस। और इस केस में क्या होता है, हमें राइनाइटिस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सीजनल एलर्जी राइनाइटिस इज कॉमनली कॉल्ड है फीवर। इट इज़ टिपिकली अकर इन द स्प्रिंग, समर और अर्ली फॉल। जो सीजनल राइनाइटिस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फीवर कहते हैं उसको, और मेनली कब होता है, स्प्रिंग के अंदर, समर के अंदर और अर्ली फॉल के अंदर ये दिखाई देते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एलर्जेंस यू मे आल्सो एक्सपीरियंस इट मल्टी टाइम्स इन पर ईयर। ये हमारे एलर्जेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी एलर्जेंस के ऊपर रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं हर मंथ में कभी भी, तो वो ये जो राइनाइटिस है वो हमारे को एक साल के अंदर कई बार भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सीजनल हो, कभी हो। इट इज़ यूजुअली ट्रिगर्ड बाय मोर फंगस स्पोर इन द एयर और पोलन फ्रॉम द स्पेसिफिक प्लांट। मेनली कैसे हो सकता है, जैसे कि मॉल्स और फंगस की वजह से भी हो सकता है, और स्पोर इन द एयर अंदर के स्पोर हो उसकी वजह से भी हो सकता है, और किसी स्पेसिफिक प्लांट की पोलन की वजह से भी ये हो सकता है, इसकी एलर्जी की वजह से भी ये हो सकता है। और किसी की वजह से हो सकता है ग्रास की वजह से, ट्रीज़ की वजह से, फ्लावर्स की वजह से और वीड्स की वजह से। कुछ लोगों को इन सबसे एलर्जी होती है और इन एलर्जन की वजह से ही एलर्जिक राइनाइटिस होता है। सेकेंड हम देखते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में भी मोर चैलेंजिंग इन द डायग्नोसिस। जो एलर्जिक जो राइनाइटिस है वो बहुत चैलेंजिंग डायग्नोसिस होता है, इसमें डायग्नोसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस एंड डजंट इन्वॉल्व द इम्यून सिस्टम। ये भी एलर्जेंस की वजह से ट्रिगर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं होता है। दैट अकर इन एलर्जिक राइनाइटिस। वो पोटेंशियल ट्रिगर इंक्लूड किस किस की वजह से हो सकता है, देखो ये फॉरेन मटेरियल इन योर नोज़। अगर कोई फॉरेन मटेरियल है जो अपने नोज़ के अंदर एंटर हो चुका है उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फेक्शन सच एज कोल्ड वायरस, अगर किसी कोल्ड वायरस की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी ये हो सकता है।
Certain medications such as non-steroid and anti-inflammatory drugs and some blood pressure reducing medication। अगर कोई पर्सन है जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ कर रहा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये राइनाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये एलर्जी हो सकती है। सर्टेन फूड एंड ऑर्डर्स, अगर कोई है सर्टेन फूड की वजह से कई व्यक्ति होते हैं जिनको फूड से भी, किसी प्रकार के फूड से भी, गेहूँ से, उनसे एलर्जी होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोक, फ्यूम्स एंड अदर एयर पोलेंट्स, अगर कोई स्मोक करता है उसकी वजह से, फ्यूम्स, कोई परफ्यूम यूज़ करता है उसकी वजह से, एयर पोलेंट्स की वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है। ये किस में आते हैं? नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आते हैं ये सब चीज़ें ना। ठीक, अब इसमें देखिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ राइनाइटिस रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं। दे जनरली इफेक्ट योर नेजल कैविटी, थ्रोट एंड आइज़। और मेनली किस किस को इफेक्ट करते हैं? नेजल कैविटी को, थ्रोट को और आइज़ को। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स कौन था। स्टफ़ी नोज़, हमारी जो नोज़ है वो थोड़ी स्टफ़ी सी दिखाई देगी, हो जाएगी। रनी नोज़, हमारी नाक हमें से बहती रहेगी, रनी नोज़। ईची नोज़, ईचिंग होगी हमारी नोज़ के अंदर। पोस्टनेटल ड्रिप, पोस्टनेटल ड्रिप मतलब होता है कि हमारे जो थ्रोट के वहाँ पर जो म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है उसको पोस्टनेटल ड्रिप कहते हैं। स्नीजिंग, हमको छींकी खांसी होती रहेगी, कफ होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा। और इची आइज, हमारे आइज़ के अंदर भी ईचिंग होगी। ये इसके मेनली सिम्टम्स हैं। अब देखिए नॉन एलर्जी राइनाइटिस में भी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन योर नेजल कैविटी। जो नॉन एलर्जी राइनाइटिस जब होता है तो ये क्या करता है, हमारे नेजल कैविटी में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कोज करता है। जैसे कि पल्प फॉर्मेशन है। पल्प फॉर्मेशन क्या होता है कि इसके अंदर, हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे दाने नुमा संरचना बन जाती है, उसको पल्प फॉर्मेशन कहते हैं। डिवाइडेड नेजल सेप्टम, हमारे जो नाक के जो बीच में जो हड्डी होती है उसके अंदर भी वो भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। और नैरोइंग नेजल स्पास्म, इसमें क्या होता है जो नेजल जो अपना जो रास्ता था नेजल पासेस का वो भी क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिससे हमें ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है। ये क्या है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है नेजल कैविटी की, जो किसकी वजह से होती है? मेनली नॉन एलर्जिक जो कोज थे राइनाइटिस की उनकी वजह से होती है। क्या? पल्प फॉर्मेशन, हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे दानेनुमा संरचना बन जाएगी जो पल्प फॉर्मेशन कहलाती है। डिवाइडेड नेजल सेप्टम, हमारे जो नाक के बीच में जो हड्डी होती है उसकी भी स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगी। और जो नेजल जो पासेस था वो भी नैरो हो जाएगा, जिससे हमें ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है। ये मेनली सिम्टम दिखाई देते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के। अब ये देखिए कि हु इज़ दैट रिस्क ऑफ राइनाइटिस, मतलब रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। इफ़ यू हैव अ पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा और अस्थमा, अगर हमारे जेनेटिक है, कोई पर्सनल किसी फैमिली के अंदर एक्जिमा और अस्थमा हो रहा है तो ये हमें हो सकता है। यू आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस एलर्जी राइनाइटिस, तो ये हमको ये एलर्जी राइनाइटिस हो सकता है। इफ़ यू आर रेगुलरली एक्सपोज टू एनवायरमेंटल इरिटेशन सच एज सेकेंड हैंड स्मोक, यू आर आल्सो मोर लाइक टू एक्सपीरियंस द नॉन एलर्जी राइटिस। अगर हम रेगुलरली किसी इन्वायरमेंटल इरिटेशन के एलर्जेंस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड स्मोक किसी की कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर हमारे फैमिली में पर्सनली किसी के अंदर किसी को एक्जिमा हो रहा हो, उनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हम किसी रेगुलरली इन्वायरमेंटल इरिटेशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। अब देखो हाउ इज़ द राइनाइटिस डायग्नोसिस, जो राइनाइटिस को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। टू डायग्नोसिस एलर्जी राइनाइटिस योर डॉक्टर परफॉर्म अ डिटेल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। जो राइनाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो डॉक्टर है वो हमारी फिजिकल एग्जाम करेगा और हिस्ट्री लेगा। दे में आल्सो रिफ़र यू एन एलर्जी फॉर एलर्जी टेस्टिंग, और डॉक्टर क्या यूज़ कर सकता है? एलर्जी टेस्टिंग करवाएगा यूजिंग ए ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट। और कौन कौन से? ब्लड टेस्ट भी करवा सकता है और स्किन टेस्ट भी करवा सकता है। दिस कैन हेल्प योर डॉक्टर डिटरमाइन इफ राइनाइटिस एलर्जिन और नॉन एलर्जिन। और ये जो टेस्ट है वो हमें किस में हेल्प करते हैं कि डिटेक्ट करने में कि जो पेशेंट है उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है या फिर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो रहे हैं, ये सब जो टेस्ट करवाते हैं। हाउ इज़ द राइनाइटिस ट्रीटेड। अब देखते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं राइनाइटिस का। द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जी राइनाइटिस इज़ टू अवॉइड योर एलर्जेंस। बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो एलर्जी राइनाइटिस का वो क्या है कि हमें एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए। हमें जिससे एलर्जी हो रही है हमें उससे दूर रहना चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू पेट, टेंडर्स, मोल्ड और अदर हाउस होल्ड एलर्जिन,
टेक स्टेप टू रिमूव दो सब्सटेंस फ्रॉम योर होम। अगर हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, जैसे कोई पेट है, कोई डेंजर से कोई मोल्ड फंगस है, या फिर कोई हाउस होल्ड एलर्जी कोई भी चीज़ है, उसे अगर हमारे घर में होने से हमें एलर्जी होती है उस चीज़ से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर से उन चीज़ों को हटा देना चाहिए ताकि हम इससे एलर्जी राइनाइटिस हमको ना हो। इफ़ यू आर एलर्जिक टू पोलन, लिमिट योर टाइम आउटडोर व्हेन द प्लांट दैट ट्रिगर योर सिम्टम्स आर ब्लूमिंग। अगर हमें किसी पोलन ट्री से, ग्रास से, फ्लावर से अगर हमें एलर्जी होती है तो हमें आउटडोर की जो बाहर घूमना कम करना चाहिए, और हमें जो पौधे हैं उनके आसपास भी नहीं होना चाहिए ताकि उससे एलर्जी ना हो। यू शुड आल्सो टेक स्टेप टू कीप पोलन आउट ऑफ योर होम एंड कार। और हमें क्या करना चाहिए, जो पोलन होते हैं उनको हमारे घर से और ये कार से हमें दूर रखना चाहिए ताकि हम उससे एक्सपोज ना हो। ट्राई क्लोजिंग योर विंडो एंड इंस्टॉलिंग द HEPLP फिल्टर ऑन योर एयर कंडीशनर। इसमें क्या बता रखा है कि हमें हमेशा अपनी जो विंडोज़ है वो बंद करनी चाहिए, और हमारी जो कंडीशनर है, एयर कंडीशनर, उसमें HEPA फ़िल्टर यूज करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी तक ये जो एलर्जी कंटेंट है उनको पहुंचने ना दे, और हमेशा हमें जो फिल्टर जो एयर है वही प्रोवाइड करवाए। ठीक, एक तो हमें जो जिन चीज़ों से हमें एलर्जी हो रही है उनको हमें दूर रखना चाहिए हमारे घर से। हमें हमेशा, अगर हमें पौधों से, घास से, किसी फूल से अगर एलर्जी है तो हमें उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए, और हमेशा हमें विंडो बंद रखनी चाहिए ताकि हम जो एलर्जी कंटेंट हो हमारे घर में ना पहुँचे। ये हमारे ये क्या कर सकते हैं अपन, ट्रीटमेंट है ये इसका। इन सम केसेस दे में रिकमेंडेड इम्यूनोथेरेपी सच एज एलर्जी शॉट्स एंड अंडर द टंग टैब फॉर्मेशन। इसमें क्या बता रखा है कि कुछ जो केसेस है उसमें क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं कि इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या डिसऑर्डर मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से होता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इम्यून थेरेपी यूज़ करते हैं जैसे एलर्जिन शॉट्स और अंडर द टंग टैबलेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक टैबलेट्स होती है जो किसमें रखा जाता है, टंग के नीचे दी जाती है टू लोअर योर सेंसिटिविटी टू एलर्जन। किससे, हमारे जो एलर्जिन की जो सेंसिटिविटी हो जाती है एलर्जिन की वजह से, उनको कम करने के लिए दी जाती है। इफ़ यू हैव नॉन एलर्जी राइनाइटिस, अगर हम नॉन एलर्जी राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, योर डॉक्टर में रिकमेंडेड ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे, नेजल सेलाइन स्प्रे, नेजल एंटीहिस्टामिन स्प्रे और डिकोग्नेस्टेंट टू ट्रीटेड। मतलब जो अगर हम नॉन एलर्जी राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्राइब करेगा हमको, जैसे कि नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे, नेजल सेलाइन स्प्रे, नेजल एंटीहिस्टामिन स्प्रे और डिकोग्नेस्टेंट टू ट्रीटेड। ये सब हमें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा किसको ट्रीट करने के लिए, नॉन एलर्जी राइनाइटिस को स्प्रे ठीक करने के लिए। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे है, नेजल सेलाइन स्प्रे है, ये सब क्या होते हैं, हमको नॉन एलर्जी राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ये लास्ट में मैं इसको डायग्राम दिखा रखा है जिसमें देखिए कि जो हेल्थी नेजल म्यूकोसा है वो कैसे दिखाई देती है इसमें, और इन्फ्लामेशन राइनाइटिस, और जो इसमें जो इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखता है। इसमें ये सिंपल नॉर्मल जो पिक है वो है, और ये है जो इन्फ्लामेशन में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या दिखाई देता है, ग्रेन्यूल्स कैसे बन जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर इन्फ्लामेशन राइनाइटिस। तो आज हमने राइनाइटिस पढ़ा, उसमें हमने देखा कि राइनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल लाइनिंग। इसमें नेजल लाइनिंग कैविटी की लाइनिंग उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये दो वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, नॉन एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जन की वजह से तो सीजनल भी हो सकता है, और किसी कोई एजेंट है जैसे कि पोलन है, ट्री है, डस्ट है, फ्लोर है, ग्रास है, उनकी वजह से भी हो सकता है एलर्जी। और नॉन एलर्जी है वो हमें किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी सर्टेन मेडिकेशन की वजह से, फूड की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स देखिए इसमें स्टफी नोज, रनी नोज थी, कफ था, थ्रोट इची आईज सब थे। और हमने देखा कि रिस्क फैक्टर के कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन है हमारी फैमिली के अंदर एक्जिमा और अस्थमा से सफ़र कर रहा है, सेकेंड हैंड स्मोक करता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग होते हैं, एलर्जी टेस्टिंग करवाते हैं, स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट की वजह से हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का अगर एलर्जी हो सकती है तो हमें एलर्जी कंटेंट से दूर रहना चाहिए, और नॉन एलर्जी की वजह से होता है तो डॉक्टर हमें कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि नेजल स्प्रे है, नेजल सेलाइन स्प्रे है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं, ये यूज ड्रग देते हैं। और इसमें हमने डायग्राम देखा। थैंक यू।